दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं आज का यूपी और उत्तर प्रदेश समेत भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोरी है। सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पे कंगना रनावत की पेशी होती है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब किसान धरने पे बैठे थे किसान वाले कानून को लेके, उस टाइम कंगना रनावत ने एक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी में कहा था कि ये जो लोग बैठे हैं ये 100-100 200 रुपए पे बैठे हैं और इनकी कोई इज्जत नहीं है। इसी के बाद एक महिला कुलविंदर कौर इनको थप्पड़ भी मारती है और इसी के जस्ट बाद इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है और उसी को लेके उत्तर प्रदेश के आगरा के एमपी एमएलए कोर्ट में आज इनकी पेशी होती है। हालांकि इससे पहले भी ये पेशी हो सकती थी, लेकिन इनकी जो वकील हैं अनुश्री जी, इन्होंने तारीख मांग ली थी। इसी के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि कंगना रनावत को 18 तारीख को यानी 18 मार्च साल 2025 को कोर्ट में पेश होना होगा और पेश होने के बाद अपने पक्ष को रखना होगा। इसी के बाद कंगना रनावत 18 मार्च साल 2025 यानी कल कोर्ट में आती और आने के बाद अपने पक्ष को रखती है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी अजीब खबर निकल के सामने आ रही, जहां पे एक सांड ने लगभग 16 लोगों की नौकरियां खा ली। सांड से हो रहे हादसे हम सभी जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सांड या फिर गाय या फिर कोई भी जानवर इंसानी गाड़ियों के सामने आ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। लेकिन शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सांड की वजह से 16 लोगों की नौकरियां चली गई। दरअसल पूरी खबर अगर आपको बताएं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होली के बाद से ही अलग अलग जगहों के दौरे पे हैं। इस बार उनका दौरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ हो रहा था। इसी दौरान जो कि ये मुख्यमंत्री का दौरा था तो चकाचौंध व्यवस्था थी। सड़क पे शायद पत्ती और चींटी को भी आने की जगह नहीं दी गई थी, लेकिन न जाने कहां से कबीरा चौरा के पास एक सांड आ जाता है। योगी आदित्यनाथ के फ्लीट के सामने जब ये सांड निकल के आता है, इसी के जस्ट बाद लापरवाही मानते हुए शासन प्रशासन ने दो ऐसे लोग जो पशु कल्याण विभाग से जुटे हुए थे, चूंकि ये मामला न केवल एक मुख्यमंत्री के काफिले में दखलंदाजी का था, बल्कि इस तरफ भी इशारा कर रहा था कि कैसे सांड हो या फिर कोई अन्य जानवर, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। अगर शहर के अंदर कोई जानवर घूम रहा है तो इसका मतलब पशु कल्याण विभाग सुस्ती के साथ सो रहा है। इसी को आधार बनाते हुए पशु कल्याण विभाग से संबंधित 2 ऑफिसरों को फौरन सस्पेंड किया गया और साथ ही 14 ऐसे लोग जिनका जिम्मा था उस शासन प्रशासन को मैनेज करने में, प्रोटोकॉल मैनेज करने में, उनको सेवा से बाहर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्शन लेते हुए किया। नई दिल्ली से कानपुर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि एक बेहद वीआईपी ट्रेन मानी जाती है, उसमें होली के मौके पे कई सारे लोगों ने हुड़दंग मचाई थी। दरअसल एक वीआईपी ट्रेन को होली के रंगों से दूषित करने का, गंदा करने का काम किया था और ये कोई पैसेंजर नहीं थे, ये रेल के ही कर्मी थे। 2 ऐसे लोग थे जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो बाकायदा वीआईपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस जो कि कानपुर से दिल्ली चलती थी, उसमें ट्रेन पे ये रंग उड़ाते हुए और गुलाल खेलते हुए नजर आए। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसी के बाद रेलवे विभाग ने इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद इनको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए, त्योहार किसी का भी हो, कहीं का भी हो, लेकिन सार्वजनिक और पब्लिक प्लेसेस पे और पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी भी त्योहार के माध्यम से क्षति पहुंचाना कहां तक सही है? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। तब तक बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के विपक्ष के कद्दावर नेता अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पे उंगली उठाते हुए बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने भाजपा सरकार पे तंज कसते हुए कहा कि आने वाले टाइम में मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी संदेह की दृष्टि में आ जाएंगे और मंदिर भी खतरे में आ जाएंगे। दरअसल यूपी के विपक्ष के पॉलिटिशियन अखिलेश यादव का कहना है कि अभी योगी बाबा की सरकार में तो बस मंदिर ही खतरे में, यानी मस्जिद ही खतरे में, मस्जिदों का ही सर्वे कराया जा रहा। लेकिन अगर ऐसे ही विपक्ष में ही बैठा रहा और जो सत्ता पक्ष यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार उस सत्ता पक्ष में बनी रही, तो मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों के साथ भी बर्बरता की जाएगी, मंदिरों को तोड़ा जाएगा और उसको भी खतरे की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये बात उन्होंने रोजा इफ्तारी पार्टी के बाद की, जब वो रोजा इफ्तारी कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया के कर्मी वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद बाइट लेने की कोशिश करते हैं। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली और कहा कि कहीं भी
कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2 एग्जाम्पल भी दिए। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में और बरेली में पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ है। शाहजहांपुर में दौड़ा के पुलिस वाले को पीटा गया है, वहीं बरेली में एक वरिष्ठ पुलिस वाले के घर को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 4 लाख लोग जो कुंभ में काम कर रहे थे, क्या अब उनको रोजगार के लिए 144 साल इंतजार करना पड़ेगा? दरअसल इस बात को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रोजगार के लिए जो कुछ सरकार ने वादे किए थे, वो वादा पूरी तरीके से विफल रहा है। वो वादे पे सरकार खरी नहीं उतरी है। मान लीजिए कुंभ के अवसर पे 4 लाख लोगों को रोजगार मिला, लेकिन महाकुंभ खत्म हो गया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार के हिसाब से यह महाकुंभ 144 साल बाद फिर आएगा। तो क्या जो 4 लाख लोग इस महाकुंभ में काम कर रहे थे, ये 4 लाख लोग 144 साल तक महाकुंभ में काम करने के लिए फिर से इंतजार करेंगे या फिर इनके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी? वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा बोर्ड को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। दरअसल कई सारे पत्रकारों समेत अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया जा रहा है कि वहां पे ओबीसी कोटे के अंदर जनरल कैटेगरी के लोग भी दावेदारी ठोक रहे हैं। एक लिस्ट वायरल हुई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जहां पे तमाम ओबीसी वर्ग के लोग थे, उन्हीं के बीच कोई पांडे था तो कोई तोमर था। और हम सभी जानते हैं कि पांडे और तोमर जो सवर्ण जनजातियां होती हैं, जो सवर्ण जातियां होती हैं, उनके साथ सरनेम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ओबीसी वर्ग में भी अब पांडे और तोमर लगाए जाते हैं? अब इसको लेके विभाग ने भी अपना बयान बड़े स्पष्टीकरण के साथ दिया और कहा कि हम किसी के सरनेम के हिसाब से उसको जज नहीं करते। अगर उसके पास उसके ओबीसी या फिर एससी होने का सर्टिफिकेट है तो हम उसी सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको उसी जाति का मानते हैं। अगर किसी पांडे के पास ये सर्टिफिकेट है कि वो ओबीसी है तो सरनेम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इस देश में एक प्रथा भी चलती है जिसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं, और इस संस्कृतिकरण के हिसाब से हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अनुकूल उच्च जातियों के सरनेम इस्तेमाल करता है। जैसे कई जगह ऐसी हैं जहां पे एससी कैटेगरी के लोग सिंह लिखने का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्षत्रिय हैं या फिर ये सामान्य है या फिर ये जनरल कैटेगरी के हैं, ये एससी ही माने जाएंगे क्योंकि सर्टिफिकेट में इनको एससी ही लिखा गया है। वहीं नागपुर से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने है जहां पे कुरान और कुरान में लिखे कलमे को जलाने को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ। इस बवाल में सैकड़ों घरों के शीशे टूट गए, न जाने कितनी गाड़ियां बर्बाद हो गई और एक पुलिस वाले को भी बड़ी गंभीर चोट आई। पूरी बात अगर आपको बताएं तो नागपुर के अंदर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। इसी दौरान एक नकली कब्र को जलाने का काम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया। आरोप ये लगा है कि जिस कपड़े को उन्होंने कब्र पे चढ़ाया था उस पे कलमा लिखा हुआ था। ये वीडियो जब वायरल हुआ, इसी के बाद मुस्लिम समाज में गुस्सा फूटा। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मामले में दंगे जैसे हालात बन गए और ऐसे हालात में जिसको जितना नुकसान पहुंचा पाया उतना नुकसान पहुंचाया। न जाने कितने लोगों की गाड़ियां टूट गई, पब्लिक प्रॉपर्टी भी अच्छी तरीके से डैमेज हुई, लोगों के घरों के शीशे फूट गए, एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाए गए, एक पुलिस वाले को कुल्हाड़ी से काटा गया। ये तमाम चीजें तब हुई जब इस चीज की पूरी आशंका जताई जा रही थी। चूंकि जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो सब सरकार की रजामंदी के बाद हो रहे थे। सरकार को पहले से बता दिया गया था कि ऐसा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन इसके बावजूद भी दंगा भड़कता है और उस दंगे में न जाने कितने लोग घायल होते हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये तमाम चीजें पहले से ही प्री प्लान थी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब प्री प्लान सब चीजें चल रही थी तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश समेत भारत की उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जिन्होंने कुछ घंटों के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। ऐसी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।